हेलो बच्चों, आज हम हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 8 का नागरिक जीवन से पाठ 4 पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ 4 का नाम है आपका नागरिक सुरक्षा। तो नागरिक सुरक्षा मतलब नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित है। हम सभी लोग भारत के नागरिक हैं। ठीक है, जो 18 वर्ष से वयस्क कहलाते हैं, बताया था, जो मत देते हैं वो सब नागरिक होते हैं। और आप सब भी आप भावी नागरिक हैं, भारतवर्ष के होने वाले नागरिक हैं। तो चाहे गांव में रहते हों या नगर में, हमें समय समय पर अपने अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। चाहे हम जहाँ रहें, जीवन में परेशानियाँ तो आती रहती हैं, आपदा है, विपत्ति हैं, जैसे कि बाढ़ है, भूकंप है, महामारी है, दम घुटना है, दुर्घटनाएं होना है, आग लग जाती है, पानी में डूब जाना, करंट लगना। और इस समय तो पूरा देश देखिए लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से हमको ऑनलाइन आपको पढ़ाना पड़ रहा है। तो कोविड-19 महामारी जो हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में, देश में क्या कहें, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है। तो इस तरह से इसको भी ये आपदा हुई, ये भी एक आपदा है। तो इन सब आपदाओं से हम कैसे सुरक्षा करें, कैसे बचें, ये सब बताया जा रहा है। तो आज ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जिनमें नागरिकों को सुरक्षा करनी पड़ती है। हर नागरिक इस समय देश की सुरक्षा कर रहे हैं, गवर्नमेंट देख रहे हैं आप लोग। तो हमको नागरिकों की सुरक्षा करनी पड़ती है। वहाँ तो अभी आपने विदेश नीति में पढ़ा कि हमको दूसरों देशों से कैसे सुरक्षा करनी है, लेकिन अपने देश के अंदर भी जब परेशानियाँ आती हैं, विपत्तियाँ आती हैं, तो हम नागरिकों की कैसे सुरक्षा करें, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि नागरिकों की सुरक्षा कौन करता है। तो नागरिकों की सुरक्षा मूल रूप से कौन करता है? नागरिकों की सुरक्षा नागरिकों द्वारा ही की जाती है। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जान माल की हानि को देखते हुए प्रत्येक देश ने अपने यहाँ नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कर ली कि एक ऐसा संगठन है जिसमें स्वेच्छा से इसके सदस्य लोग बन जाते हैं। जो नागरिक होते हैं वो स्वेच्छा से इसके सदस्य बनते हैं और जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी बचाव कार्य आदि और अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो आपके मन में प्रश्न ये उठा होगा कि नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई, हमारे देश में कब हुई। तो भारत पर जब चीन ने आक्रमण किया था, उसके बाद सन 1962 ईस्वी में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की गई थी। तो इस नागरिक सुरक्षा संगठन, अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया ये नागरिक सुरक्षा संगठन। ये इसलिए बनाया गया कि हवाई आक्रमणों, जैसे अभी भी देख रहे हैं आप, नागरिक सुरक्षा संगठन सब लोग मिलकर के, सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थाएं सब मिलकर के देश के नागरिकों की सुरक्षा कर रही हैं। जो जिस स्तर का है, कोई डॉक्टर लोग हैं सेवा कर रहे हैं, पुलिस लोग उनकी सुरक्षा के लिए उनको घर में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, हर तरह से प्रशासन उनको सबसे सहयोग दे रहा है। तो ये सब हो रहा है। तो हवाई आक्रमणों से जनधन की हानि को कम करना, औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना, जनता के मनोबल को बढ़ाना। इस समय तो बहुत ज़्यादा मनोबल, सब पूरी जनता डर गई है कि कब किसको ये बीमारी लग जाए, है ना, इसकी दवा भी नहीं बनी है अभी। तो प्राकृतिक आपदाओं के समय रहते राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करना ही इस संगठन का उद्देश्य है कि अगर कोई ऐसी समस्या आ जाए तो ये नागरिक सुरक्षा संगठन मिलके अपने देश के नागरिकों की क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो अब आप सोचते होंगे कि क्या सरकारी कर्मचारी भी इस संगठन के सदस्य हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। देखिए, इस समय सरकारी ही संगठन ज़्यादा काम कर रहा है नागरिकों की सुरक्षा के लिए, जब ये कोविड-19 बीमारी चल रही है। इस संगठन में उन सरकारी, गैर सरकारी एवं स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लिया जाता है जो स्वेच्छा से संगठन की सेवा करना चाहते हैं। तो आप सब पूछेंगे कि आपके मन में प्रश्न उठेगा कि नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व तो केवल नागरिक सुरक्षा संगठन का ही है। तो नहीं, ये नहीं कि सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है नागरिक सुरक्षा संगठन की, यह दायित्व तो हमारे हर व्यक्ति का, हर प्रत्येक नागरिक का है। अब जैसे अगर ये महामारी फैली हुई है इस समय, तो हम सब, प्रत्येक नागरिक अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है ना। हम अगर घर में भी बंद हैं, अगर हम अब घर में भी कैद हैं, तो भी हम देश की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बीमारी को फैलने से बचा रहे हैं। तो यह दायित्व तो भारत के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक संस्था और स्थानीय संगठन और सहयोग सबका, राजकीय तंत्र का भी है।
सभी के संयुक्त प्रयासों से, सब जब मिल कर के काम कर रहे हैं तभी हम उसके सुरक्षा का दायित्व को पूर्ण कर सकते हैं, तभी हम जीत सकते हैं लड़ाई को या आपदा से बाहर आ सकते हैं, जब सबका सहयोग मिलेगा। तो अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि नागरिकों को सबसे ज़्यादा खतरा किससे होता है? तो दुश्मन देश से द्वारा किए गए हवाई हमले से सबसे ज़्यादा खतरा जो होता है वो दूसरे देशों के द्वारा जब हवाई हमला होता है उससे होता है। तो हवाई हमले में हमको नुकसान क्या होता है? दुश्मन देश द्वारा किए गए हवाई हमलों में हमारी संपत्ति, मकान, उद्योग, मतलब लोग सब मर जाते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है ना, हर चीज़ का। ऊपर से बम गिराए जाते हैं। तो हवाई हमले के समय किन किन बातों का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए? ऐसी स्थिति में हमें अफवाहों से बचकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। क्या हवाई हमले के समय कोई चेतावनी नहीं दी जाती? बताया जाता है, तो हमको भी पता चल जाता है। जब दुश्मन विमान या हवाई हमला होता है उस समय विमान की दिशा और लक्ष्य की जानकारी राडार द्वारा प्राप्त हो जाती है कि कोई विमान आ रहा है। तब प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय जनता को उसकी सूचना दे दी जाती है। और ये सबसे क्षेत्रीय सूचनाएं किससे मिलती हैं हमको? मीडिया से, ध्वनि से, प्रकाश से, जैसे टेलीफोन, वायरलेस, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, रेडियो, इन सब के द्वारा हम जल्दी से इस सूचनाओं को फैला देते हैं, सब तक पहुंचा देते हैं। अब हवाई हमले के समय कौन सा संकेत दिया जाता है ये भी हमको जानना जरूरी है। कभी भी देखिए अब तो तृतीय विश्व युद्ध लगता छिड़ जाएगा, इस तरह की स्थितियां बन रही हैं, तो हमें ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। हवाई हमले के समय दिन में लाल झंडी और रात्रि में लाल बत्ती दिखाई जाती है। अगर हवाई हमला हो रहा है तो लाल रंग की झंडी दिन में दिखाएंगे और रात में तो झंडी दिखेगी नहीं, तो लाल रंग की बत्ती जलाई जाती है। और 2-2 मिनट पर ऊंची नीची आवाज़ में सायरन बजाया जाता है। अब संकेत देख लीजिए जो आपकी किताब में दिया हुआ है कि पीला रंग है तो प्रशासन के लिए कि हमले की संभावना होती है तो पीला रंग, और जब हमला टल जाने पर सफ़ेद रंग, और क्षेत्रीय जनता को लाल रंग जब हमला प्रारंभ हो रहा है तो जनता के लिए लाल रंग, और जब हमला समाप्त हो जाता है तो हरा रंग। तो इस तरह से इन संकेतों के माध्यम से समझ में आ जाता है कि अब कैसी स्थिति पैदा हो रही है। हवाई हमले से बचने का क्या उपाय है? क्या करें हम कि हवाई हमले से हमको कम से कम नुकसान हो? तो हवाई हमले से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, जमीन पर पेट के बल लेट जाएं और कानों में रुई डाल लें और दांतों के बीच लपेटा हुआ कपड़ा दबा लें। ये सब हमें कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए कि सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, जमीन पर पेट के बल लेट जाएं, कानों में रुई डाल लें और मुंह दांतों के बीच में लपेटा हुआ कपड़ा दबा लें। रात में हमले से कैसे बचा? रात में अगर हमला होता है तो रात में जब हवाई हमले के समय दुश्मन को हम क्या करते हैं? भ्रमित कर देते हैं और ब्लैकआउट किया जाता है। अब आप पूछेंगे ये ब्लैकआउट क्या है? तो ब्लैकआउट करना मतलब बुद्धू बना देते हैं हम उन लोगों को। कैसे? जैसे जो आबादी वाले क्षेत्र है, मतलब जहाँ पर बहुत सारी जनता रह रही है, तो अगर हम उस जगह पर बहुत लोग रह रहे हैं तो क्या करेंगे हम वहाँ की लाइट को बंद कर देंगे, तो वो अंधेरा हो जाएगा, अंधकार कर देंगे। तो भ्रमित करना है तो आबादी वाले क्षेत्रों में अंधकार करके शत्रु को, सैनिकों को उसके लक्ष्य से भ्रमित करना ही ब्लैकआउट कहलाता है। तो वहाँ अंधकार कर दिए तो ऊपर से नहीं दिखा कि कहाँ पर, अगर लाइट नहीं गोल करते, अंधकार नहीं करते, तो रात की लाइट ऊपर से हमले से हवाई जहाज से दिखाई देती कि इधर बहुत सारे घर हैं, यहाँ पर बम फोड़ो या जो भी गिराओ तो यहाँ नुकसान ज़्यादा होगा। तो क्या करते हैं कि वहाँ पर अंधकार कर देते हैं जहाँ लोग रहते हैं, और जो समुद्र होता है, नदियाँ होती हैं, उनके किनारे पर बल्ब जला देते हैं। तो दुश्मन को बल्ब दिखता है तो वो सोचता है कि यहाँ पर ही पब्लिक रह रही है, जनता यहाँ पर रह रही है, तो वहीं पर वो बम गिरा देता है, जो पानी में पड़कर ज़्यादा नुकसान नहीं होता और निष्क्रिय हो जाता है। इससे हम अपने आप के धन हानि को रोक लेते हैं, अपने आप की रक्षा कर लेते हैं। तो ये होता है ब्लैकआउट करना, है ना, उनको भ्रमित करना। उधर पर अंधकार करके पानी वाली जगह पर बल्ब जला देने से भ्रमित हो जाते हैं वो। अब आप सोचेंगे कि हवाई हमले के समय नागरिकों को प्राथमिक उपचार
कौन करता है? तो हवाई हमले के समय ही नहीं बल्कि कोई भी आपदा या विपत्ति आती है तो उनका उपचार नागरिक ही करते हैं। प्राथमिक चिकित्सीय सेवा की जाती है। ठीक है। अगर आग लगने पर उसे बुझाने के क्या उपाय हैं? मान लीजिए आग लग रही है, लग जाती है, आपदा आ जाती है, तो ठोस पदार्थ लकड़ी या कोयला आदि में आग लगने पर सीधे पानी डालकर हम बुझा सकते हैं। ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल है, डीजल है आदि से अगर आग लग रही है तो उसका हवा से संपर्क हटा देंगे। गैस से आग लगने पर क्या करेंगे? जूट की बोरी को ढककर आग बुझाना चाहिए और बिजली के सभी स्विच बंद कर देना चाहिए और गैस के रेगुलेटर का नाब भी बंद कर देना चाहिए तथा घर के सब खिड़की दरवाजे भी खोल देना चाहिए कि जो हवा गैस भरी होगी वो सब क्या हो जाएगी? बाहर चली जाएगी। बिजली से लगी आग पर पानी नहीं डालना चाहिए बल्कि बुझाने के लिए मेन स्विच से बिजली को काट देना चाहिए और शरीर में आग लगने पर कंबल से शरीर को ढक देना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से आग का बुझाने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, ये बुझाने का तरीका डिपेंड करता है किस चीज़ से आग लगी है। इसलिए हमको अलग अलग सावधानियां, अलग अलग चीज़ें जानना जरूरी है। जैसे देखिए कई उपकरण होते हैं आग बुझाने के। एक होता है ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र। यह बहते हुए द्रव पदार्थ की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, बहता हुआ कोई द्रव्य पदार्थ जिसमें आग लगी है तो हम इस तरह से पाउडर के रूप में इसको डाल देते हैं। गैस टाइप 2 CO2 अग्निशामक यंत्र। इसमें गैसीय अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उन वस्तुओं में लगी आग को बुझाने में करते हैं जो पानी से खराब हो सकती हैं, जैसे कागज है, बही खाता है, कैश बुक है, नोट है। इनमें अगर आग लग जाएगी और हम पानी डाल देंगे तो वो तो और खराब हो जाएगा। तो उसके लिए हमको ये गैस टाइप CO2 अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा उसको करते हैं तो आग से संपर्क उसका टूट जाता है। वाटर टाइप CO2 अग्निशामक यंत्र। यह अग्निशामक यंत्र पानी फेंकता है जिसमें CO2 पानी मतलब CO2 जो है पानी में घुली रहती है और कूलिंग मेथड से इसकी आग बुझाई जाती है। एक होता है फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। पेट्रोल, तेल आदि द्रव पदार्थों में लगी आग बुझाने के लिए फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये झाग द्वारा आग की सतह को ढककर उसे तुरंत बुझा देता है। अब आप सोचेंगे कि दुर्घटना में मान लीजिए हड्डी टूट जाए तो मरीज का कैसे उपचार करेंगे? प्राथमिक उपचार भाई तुरंत तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। डॉक्टर के पास ले जाने से पहले हमको उसका कुछ उपचार करना पड़ेगा। तो हड्डी टूट जाने पर तिकोनी पट्टी और खपच्ची इन सब का प्राथमिक उपचार करना चाहिए और तुरंत नज़दीक के अस्पताल में ले जाना चाहिए। अगर मान लीजिए दुर्घटना में रक्तस्राव, खून बहने लगे खूब, तब क्या करें? तो घाव पर मेडिकेटेड रुई एवं पट्टी बांधकर बहते हुए रक्त को रोकना चाहिए और जो घाव वाला अंग होता है उसको ऊपर की तरफ कर देने से खून बहना रुक जाता है। अगर नीचे मान लीजिए हाथ में लगा, उंगली में लगा, नीचे को हाथ किए हैं तो खून और बहता रहेगा। अगर हम ऊपर को हाथ कर देंगे तो खून रुक जाएगा, बहना बंद हो जाएगा। अब किसी का अगर दम घुटने लगे तो क्या करना चाहिए? तो दम घुटने पर रोगी के कपड़ों को ढीला कर देना चाहिए है और उसके मुंह से कृत्रिम श्वास फूंकना चाहिए। तत्काल नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो इस तरह से आपको पता चला कि नागरिकों को भी पता होना चाहिए कि तुरंत हम कैसी सुरक्षा कर सकते हैं। ये सब जानकारियां क्यों आपको दी जा रही हैं? ताकि आपको तुरंत तो डॉक्टर आ नहीं जाएगा, तुरंत तो आदमी अस्पताल पहुंच नहीं जाएगा। या जैसे कहीं आग लगी है तो हम पहले तो हम बुझाने का प्रयास करेंगे, तब बुलाएंगे और लोगों को मदद के लिए। तो हमको ये छोटी छोटी सी जानकारियां जानना चाहिए कि अगर इस चीज़ से आग लगी है तो क्या करेंगे। इससे तो ये सब चीज़ें सब आपके जीवन में काम आने की हैं। और जब विपत्ति आती है उस समय हमको धैर्य रख के पहले इसका पालन करना चाहिए। इस तरह से ये आपका पाठ समाप्त होता है। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाने का तरीका ये भी बताइए। और उसके बाद जो बहुविकल्पीय प्रश्नों का क्विज बनाया है उसको ज़रूर दीजिए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में रहता है। पाठ पढ़ने के बाद क्विज आपको ज़रूर देना है। इस पाठ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।